अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? तो जनाब, आप में से अक्सर लोग शायद इंतज़ार करते हों कि हमारी वीडियोस रेगुलर बेसिस पे क्यों नहीं आती। तो कोशिश हम ये कर रहे हैं कि हम रेगुलर बेसिस पे आपके साथ अच्छे कंटेंट को शेयर करें जो कि आपके लिए यूज़फुल हो। सो आज की वीडियो में जो बात हम करने लगे हैं वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल पैराडाइम एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम। अब पैराडाइम का जो लफ्जी मतलब है वो है वे ऑफ डूइंग समथिंग। अब इसका प्रोग्रामिंग के साथ क्या ताल्लुक है? तो देखिए, जब आपने अपने कोडिंग का पहला कोर्स पढ़ा तो उसके अंदर आपको जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया गया उसको आपने फंक्शंस के अंदर डिवाइड कर दिया। और इसी तरीके से जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोर्स में जाएंगे तो वहां पर आप क्लासेस बनाएंगे और ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में सोचेंगे। ये बातें तो ऑडियंस आपको शायद पहले भी पता हो, लेकिन आज इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हम कुछ स्टोरीज के साथ बिल्ड करते हैं। तो सपोज कीजिए कि आप में से किसी बंदे ने नया कंप्यूटर जो है वो तैयार करना है और वो उसके लिए हफीज सेंटर या हॉल रोड पे गया। उसने वहां से मदरबोर्ड परचेज किया, फिर रैम परचेज की, इसी तरीके से हार्ड डिस्क परचेज की, इसी तरीके से उसने प्रोसेसर को परचेज किया, माउस एंड कीबोर्ड परचेज किए और केसिंग परचेज की। उसके बाद उसने इन कंपोनेंट्स को आपस में असेंबल किया और एक वर्किंग कंप्यूटर तैयार हो गया। हाँ, जब आप ये चीज़ें खरीद रहे थे तो शायद आप में से किसी ने कभी ये नहीं सोचा कि जो प्रोसेसर है वो 4 कोर है कि 8 कोर है, जो आपकी रैम है वो जापान में बनी है या कोरिया में बनी है, जो आपकी हार्ड डिस्क है वो 4 प्लेट है या 6 प्लेट है, उसका डायामीटर 3 इंच है या 5 इंच है। ऐसी चीज़ें आपने कभी नहीं सोची। हाँ, शायद ये ज़रूर आपने शॉप वाले से पूछा हो कि क्या जो रैम आपने परचेज की है उसकी स्पीड आपकी मदरबोर्ड के साथ कंपेटेबल है या नहीं। इसी तरीके से जो हार्ड डिस्क है, जो इंटरफेस आपका मदरबोर्ड का है वो क्या आईडीई को सपोर्ट करता है या SCSI को सपोर्ट करता है। इसके अलावा चीज़ों को सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए कितनी आसानी से डिफरेंट कंपोनेंट्स को परचेज करके असेंबल किया और एक कंप्यूटर तैयार हो गया। अब ये एग्जांपल ध्यान में रखिएगा। सिमिलर ग्राउंड्स पे दूसरी एग्जांपल, आपकी कार है, कार के अंदर इंजन है, ट्रांसमिशन है, चेसिस है, ठीक है, और टायर्स हैं। अब ये कार के कंपोनेंट्स हैं। अगर किसी कार का टायर पंचर हो गया है तो क्या दूसरा कोई टायर उसके साथ लगाया जा सकता है? जी बिल्कुल लगाया जा सकता है। इंजन खराब हो गया है, आप उस इंजन को रिप्लेस करवा सकते हैं दूसरे इंजन के साथ, बिल्कुल करवा सकते हैं। तो इससे साबित हुआ कि जो आपकी कार है वो भी डिफरेंट कंपोनेंट्स को जोड़ के असेंबल की जा सकती है। अब ये बातें जहन में रखते हुए कंप्यूटर तैयार हुआ, हार्डवेयर के कंपोनेंट्स जो कि स्कैटर्ड थे उनको इकट्ठा कर लिया बगैर किसी टेंशन के। कार के केस में भी ऐसा हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सॉफ्टवेयर के केस में ऐसा पॉसिबल है? अब आप पूछ रहे होंगे जी कैसा पॉसिबल है? ये पॉसिबल है कि आप एक कंपोनेंट सॉफ्टवेयर कहीं से उठाएं, दूसरा कंपोनेंट कहीं से उठाएं, तीसरा कहीं से उठाएं, उन कंपोनेंट्स को आप आपस में इकट्ठा करें और आपका सॉफ्टवेयर बन जाए। अब ये सुनने में तो चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप प्रोसीजरल पैराडाइम को जहन में रखें, जो कि आपको ये डायग्राम में नज़र भी आ रहा है कि प्रोसीजरल पैराडाइम के अंदर आपने अपने पूरे प्रोग्राम को फंक्शंस में डिवाइड कर दिया। अब उन फंक्शंस ने जिस डेटा के ऊपर ऑपरेट करना है वो डेटा लेट्स सपोज आपके पास ग्लोबली अवेलेबल है, या अगर डिफरेंट डेटा को आपने फंक्शंस के दरमियान पास करना है तो आप पैरामीटर्स के थ्रू डेटा को पास कर देते हैं। अब इसी प्रोग्राम में आप एक फंक्शन को कहीं और से उठाएं और इसके अंदर ला के प्लेस करें तो आपको विजुअली ये नजर आ रहा है कि हो सकता है उस फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स हैं या जो उसका नाम है वो एग्जिस्टिंग फंक्शंस के नामों के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर जाए। तो इसका मतलब है कि सर ये आसान नहीं है प्रोसीजरल पैराडाइम में रहते हुए कि आप किसी भी कंपोनेंट को हेयर एंड देयर उठा के एक वर्किंग सॉफ्टवेयर के अंदर एम्बेड कर दें। एक तो ये रीजन है। तो प्रोसीजर पैराडाइम में तो ये आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। दूसरा एक और प्रोसीजर पैराडाइम के अंदर भी डिसएडवांटेज है। वो क्या कि अगर आप अपने सी प्रोग्रामिंग का कोर्स रिकॉल करें तो उसके अंदर जो आपके पास कंस्ट्रक्ट है वो बड़े लो लेवल कंस्ट्रक्ट्स है। मिसाल के तौर पे कंडीशंस के लिए इफ एल्स हैं, लूप्स हैं, फंक्शंस हैं, एरेज हैं, पॉइंटर्स हैं। अब इन चीज़ों को अगर आप जहन में रखें और आपसे कहा जाए कि आपने एक सॉकर की गेम इंप्लीमेंट करनी है तो सॉकर की गेम में प्लेयर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सॉकर की गेम में ऑडियंस को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रेफरी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जी हाँ, आपने सही अंडरस्टैंड किया है कि जो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हैं वो जो आपको एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर रही हैं वो रियल वर्ल्ड की एंटिटीज को मैप करने के लिए काफ़ी नहीं है।
क्योंकि वो लो लेवल हार्डवेयर लेवल तक की रसाई आपको प्रोवाइड कर रही हैं। और इस चीज़ से एक और बात भी समझ में आ गई कि प्रोसीजरल पैराडाइम के अंदर जो आपके पास डेटा है वो सेपरेट है, और जो आपके पास उस डेटा के ऊपर परफॉर्म होने वाले ऑपरेशंस हैं वो स्कैटर्ड है। तो डेटा स्ट्रक्चर्स अलहदा हैं और ऑपरेशंस अलहदा हैं। तो प्रोसीजर पैराडाइम के अंदर ये दो लिमिटेशंस अब आपने जहन में रखनी है। अब यहीं पर एक बात और भी समझ लीजिए, 1970s में अप्रॉक्सीमेटली जो अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है उन्होंने एक एनालिसिस किया, और वो एनालिसिस ये था कि उनका पूरा जो 1 ईयर का बजट था उसमें से 80% जो उनका बजट था वो सॉफ्टवेयर पे लग रहा था, और 20% बजट जो था वो हार्डवेयर पे। और फिर मजीद इस एनालिसिस में ये भी उन्होंने फाइंड किया कि वो जो सॉफ्टवेयर का 80% बजट है उसका 80% किस पे लग रहा था, सॉफ्टवेयर की एक्सटेंशंस पे। अब जो मैंने पहले बात की है कि एक एग्जिस्टिंग प्रोग्राम के अंदर आपने कोई नई चीज़ ऐड करनी है, कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, तो वो एक्सटेंशन है, और सॉफ्टवेयर तो हमेशा एक्सटेंडेबल ही होते हैं, चेंज उनमें आती ही रहती है। तो अब प्रोसीजरल पैराडाइम में एक सॉफ्टवेयर के अंदर नई चेंज लाने के लिए जब कोड लिखा तो उस कोड का रिपल इफेक्ट थ्रू आउट द प्रोग्राम भी हो सकता है, क्योंकि चेंज लोकल नहीं है, चेंज ग्लोबल है, क्योंकि डाटा ग्लोबल था। तो इससे उसकी जो कॉस्ट है एक्सटेंशन की वो भी इंक्रीज कर रही थी। तो फिर उन्होंने इसको सोचते हुए अपने एनालिसिस के एंड रिजल्ट पर एनालिसिस के बाद उन्होंने रिसर्च की, और फिर उस वक्त की 450 लैंग्वेजेस जो थी वो तकरीबन सारी की सारी प्रोसीजरल पैराडाइम में काम करती थी। तो वहाँ पे फिर एक लैंग्वेज उन्होंने बनाई जिसका नाम एडा था, और जिसके बारे में कहा जाता है कि शायद वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी। तो आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई। अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरफ। तो ऑब्जेक्ट का लफ्ज क्या कहता है? ऑब्जेक्ट का लफ्ज का मतलब है कि जी हर वो चीज जो टेंजिबल है, जिसको टच किया जा सकता है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं और उसके बिहेवियर हैं। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को क्लास पढ़ाते वक्त एक बात करता हूँ, आप किस दुनिया में रहते हैं? तो वो कहते हैं सर इस रियल वर्ल्ड में। तो मैं कहता हूँ नहीं नहीं, आपका जवाब होना चाहिए इसी दुनिया में। इस दुनिया में आपकी इंटरेक्शन किन चीज़ों से होती है? इसी दुनिया की चीज़ों से। आप जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो किन के लिए होता है? इसी दुनिया के लोगों के लिए। तो अगर सॉफ्टवेयर बनाते वक्त किसी तरीके से आप चीज़ों को रिप्रेजेंट करने में कामयाब हो जाएं जिस तरह रियल वर्ल्ड की चीज़ें रिप्रेजेंट हो रही हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट्स, तो शायद प्रॉब्लम को डिज़ाइन करना है, उसके सोल्यूशन को काफ़ी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मतलब ये है। तो अब अगर हम इस बात को एक लेवल आगे बढ़ाएं तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट एक ऐसी एंटिटी है जिसमें डेटा और उस डेटा के ऊपर परफॉर्म होने वाले ऑपरेशंस ये एक सिंगल यूनिट बन गए हैं, और इसके लिए लफ्ज आपने इनकैप्सुलेशन सुना भी होगा। तो ऑब्जेक्ट एक सेल्फ कंटेन्ड यूनिट है जो एक सिंगल चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब अगर मैंने थोड़ी देर पहले सॉकर की गेम की बात की थी, तो उसके अंदर क्या क्लासेस बन सकती हैं? उसकी एक क्लास प्लेयर की बन सकती है, उसकी एक क्लास ऑडियंस की बन सकती है, उसकी एक क्लास प्लेग्राउंड की बन सकती है, उसकी एक क्लास रेफरी की बन सकती है, और अगर कंप्यूटर के ऊपर सॉकर खेल रहे हैं तो कोई लेट्स सपोज साउंड की क्लास बन सकती है। अब ये आपने डिफरेंट क्लासेस बना ली। अब ये हर क्लास एक सिंगल सस्टेनेबल यूनिट है जो कि इनकैप्सुलेटेड है सिर्फ अपने ही डेटा और अपनी ही फंक्शनैलिटी के ऊपर। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर जो आपने शुरू में बात की थी, हाँ जी वो बात यही थी कि क्या हम सॉफ्टवेयर की दुनिया में रहते हुए जिस तरह हार्डवेयर को कंपोनेंट्स को हमने स्कैटर्डली उठाया और जोड़ लिया और असेंबल करके एक वर्किंग कंप्यूटर बना लिया, तो अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम की फॉर्म में चीज़ों को सोचें और चीज़ों को डिज़ाइन करें तो हर क्लास को एज अ रीयूजेबल कंपोनेंट में उठा के एज इट इज़ या लिटिल बिट ऑफ मॉडिफिकेशन के साथ किसी नए सिनेरियो में यूज़ कर सकता हूँ। जैसा कि अगर आपने कंप्यूटर सॉकर गेम में प्लेयर की क्लास बनाई थी तो कल आप उसी क्लास को विद लिटिल बिट ऑफ मॉडिफिकेशन और एज इट इज़ आप बास्केटबॉल की कंप्यूटर गेम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनाब जो कोड दुनिया में लोगों ने लिखा, तो क्यों हर दफ़ा री इन्वेंट करना है व्हील को? बजाय इसके कि कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको आप अपने सॉफ्टवेयर बनाने के लिए नए सिरे से बनाने की बजाय उनको रीयूज़ करें। उसके लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम एक ज़बरदस्त सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, और फिर डिज़ाइन पैटर्न्स लोगों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को बना के दे दी हैं और आप अपनी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में उन पैटर्न्स को
इस्तेमाल करते हैं। तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि जैसे हार्डवेयर को उठाया और एब्स्ट्रैक्शन में रहते हुए जोड़ा और जोड़ के वर्किंग कंप्यूटर बना लिया, तो सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में भी स्कैटर्ड कंपोनेंट्स को जो कि क्लासेस की फॉर्म में है उनको उठाया, जोड़ा और एक कंपोनेंट बना लिया जो कि एक सॉफ्टवेयर की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आई होप कि अब आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि प्रोसीजरल पैराडाइम की क्या लिमिटेशंस थी जिनको ओवरकम किया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम ने, और आपको रीयूजेबिलिटी इस तरह दे दी कि आप पूरी की पूरी क्लास को एज अ कंपोनेंट उठा के कहीं पर इस्तेमाल कर सकते हैं। होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, आपने इंजॉय किया होगा, और अगर आपको लगता है कि इस तरह के मज़ीद कंटेंट्स आपके लिए यूज़फुल हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, और कमेंट्स में अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं तो ज़रूर पूछिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।